हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड उसके साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन? देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वैसे और भी चीज़ों का रिफ्लेक्शन हो सकता है, हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप एक बॉल लें, गेंद है आपके पास, उस गेंद को अगर आप मान लेते हैं आपके पास एक सरफेस, एक क्या हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक बॉल को आप अगर नीचे गिराएं, ये गेंद है हमारा। अभी जो भी बात होगी आपको ये मानना है ग्रेविटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, वरना पैराबोला वगैरह का इशू आएगा, ठीक है ना। तो ये बॉल अगर नीचे आया, ये जो आप देख रहे हैं, ये जिस रास्ते को चल के आ रहा है, उस रास्ते का नाम है इंसीडेंट रे। क्या नाम है? इंसीडेंट रे। ये हो गया हमारा कौन सा रे? इंसीडेंट रे, या इसका नाम है रे ऑफ इंसीडेंट्स। ये एक लाइन सेगमेंट ना समझा, ये एक सरफेस है। क्या? एक सरफेस है। बॉल है तो वो सरफेस थोड़ा सा अगर प्लेन नहीं भी है तो हमें वो प्लेन क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि बॉल का जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा है प्लेन सरफेस के रिस्पेक्ट, मतलब बॉल का साइज़, उसमें अगर कोई छोटा छोटा गड्ढा भी है, समझ रहे हैं ना, मतलब इरेगुलरिटी है उसमें, लेकिन बॉल के साइज़ के रिस्पेक्ट में उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन लाइट की बात करेंगे, लाइट के जो पार्टिकल्स उसको हम फोटोन कहते हैं, उनके साइज़ के रिस्पेक्ट में छोटे छोटे जो गड्ढे हैं वो भी इरेगुलरिटी को शो करेगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है तो ये क्या हो जाएगा बताइए? जस्ट ऊपर चला जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा। ये जो ऊपर जा रहा है इस रास्ते को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। इस केस में जिस लाइन में इंसिडेंट रे है उसी लाइन में रिफ्लेक्टेड रे है, बशर्ते कि हमारा जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग नेचर का थोड़ा सा भी होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्टिंग नेचर का ना होगी, वो एब्जॉर्बिंग नेचर का है, तो सारा वो बॉल को क्या करेगा? चिपका देगा। और अगर ट्रांसपेरेंट नेचर का है तो अंदर वो जाके क्या करेगा? अंदर उसको चलने देगा। मैं मानता हूँ कि कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें जो भी एनर्जी है उसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि जिस मीडियम से आ रहा था गेंद, उसी मीडियम में वापस आ गया। यहाँ पे हमारा गेंद नहीं होगा, यहाँ पे लाइट के पार्टिकल्स होंगे जिसको हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये हमारा सरफेस है और जो पार्टिकल है वो ऐसे आ रहा है। तो आपको बात समझ आ रही है? ऐसे आ रहा है तो ये कौन सा रे हो गया हमारा? ये हो गया हमारा रे ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, ठीक है। द पाथ इज कॉल्ड रे। आ रहा है तो ये इंसिडेंट रे। आप खुद सोचिए, ये टकरा के किधर जाएगा? अगर अब ये रिफ्लेक्टिंग नेचर का हो तो ज़रूरी है कि ये रिफ्लेक्टिंग नेचर का होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्टिंग नेचर का नहीं तो रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा ना, और जब रिफ्लेक्शन होगा नहीं तो इसके बारे में डिस्कस कैसे करेंगे? कुछ पार्ट या पूरी तरह इसको क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे। पूरी तरह रिफ्लेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके। ऐसा ही होता है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली आता है तो नॉर्मली वापस हो जाता है, और अगर ऐसे आता है तो ऐसे जाता है, ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा। इसमें देखा यह गया है, यहाँ पे अगर हम इस सरफेस के इस पॉइंट में जहाँ पे आके वो टकराया, वहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, अब देखिए इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मिलके क्या बनाएगा? एक प्लेन बनाएगा, और ये जो नॉर्मल है उसी प्लेन में हम ड्रॉ कर रहे हैं। नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट में, ठीक है। अभी जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जितना एंगल बनाता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल का भी निशान दे सकते हैं आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या होगा हमारा? ये हो गया आर, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप समझ रहे हैं इंसिडेंट रे, ये हमारा लाइट आया, लाइट यहाँ पे टकरा के इस सरफेस के इस पॉइंट में टकरा के वापस उसी मीडियम में जो आ गया, पूरी तरह रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जो भी होता है बट रिफ्लेक्शन का होना ज़रूरी है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को डिफाइन अगर करें तो ये हो गया। अगर इस एंगल की बात करें, भी लिख ही लेते हैं, इसको बोलते हैं GI। इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा। सरफेस नहीं हो पाएगा तो हमको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा आपको। GI टेंजेंट सरफेस भी आप कह सकते हैं इसको। GI क्या होगा? इसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। कौन सा एंगल? ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर से क्या होगा? ये वाला सरफेस के साथ R, GR,
ठीक है, इसको बोलेंगे ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स आप देख सकते हैं। अब इसमें होता है कि इसको डिफाइन अगर करना पड़े तो डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, सरफेस में आके टकराया, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, एक बड़ा सा सरफेस भी हो सकता है और छोटा सा भी सरफेस हो सकता है। ठीक है, ये सरफेस आपको प्लेन नज़र आ रहा है, ये तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ का सरफेस अलग यहाँ पे होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। ठीक है, सारे जितने सारे नॉर्मल्स हैं वो नॉर्मल्स अगर पैरेलल हो जाए या किसी पैटर्न में आए, कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, वो आप समझेंगे बाद में, तो उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, वो रेगुलर सरफेस है। और अगर कोई मतलब बहुत ही रैंडम हो, मतलब जो नॉर्मल के जो डायरेक्शंस हैं, मतलब उसका कोई पैटर्न नज़र ना आए, तो उसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर सरफेस है वो। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैटर्न कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे कुछ पैटर्न होगा, ये वाला क्या होगा, डाइवर्जिंग नेचर का होगा। ठीक है, जो भी हो आप समझेंगे धीरे धीरे। तो बात यह कि अभी हम प्लेन सरफेस ले रहे हैं, इसमें जितने सारे नॉर्मल्स होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे, और अगर ऐसा ना हो, कोई पैटर्न ही ना हो नॉर्मल्स का, तो उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर सरफेस। उसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बस पॉइंट के लिए वैलिड है। जिस पॉइंट में आके वो लाइट टकराएगी उस पॉइंट में नॉर्मल हमको ड्रॉ करना है, इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, उसमें एक प्लेन बनेगा, उसी प्लेन में नॉर्मल ड्रॉ करना है। उस नॉर्मल के साथ जो एंगल, इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। When light is incident on a surface, डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप अपनी किताब से लिख सकते हैं, सेपरेटिंग टू मीडिया, सेपरेटिंग टू मीडिया। देखिए अब यहाँ पे जो सरफेस है, यहाँ पे एक अलग मीडियम होता, अब वो मीडियम वहाँ तो अंदर जा नहीं सकता लाइट, तो क्या होगा, या यूँ समझें कि यहाँ पे एक मीडियम है हवा, इधर पानी है, यहाँ पे हमने सरफेस यहाँ पे वो रख दिया जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या आप कहेंगे ये हवा है, ये हवा है, दोनों ही हवा है, बीच में हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है गया, तो दोनों सेम मीडियम भी हो सकता है, सेपरेटिंग टू मीडिया। ओके, मतलब बीच में एक ऑब्स्टेकल आ गया जो कि रिफ्लेक्टिंग नेचर का है। अ पार्ट ऑफ द लाइट, अ पार्ट ऑफ द लाइट अप्रॉक्सीमेटली 100% भी हो सकता है, लेकिन 100% एग्जैक्टली होना मुमकिन नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो ही जाएगी। अ पार्ट ऑफ द लाइट, a part of the light is bounced back to the first medium। मीडियम यहाँ पे अलग अलग होना कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ तक मुझे बात समझ आ रही है, इधर भी हवा ले सकते हैं, इधर भी हवा ले सकते हैं, लेकिन बीच में हमारा कौन सा सरफेस आ गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। टू द बैक टू द फर्स्ट मीडियम, दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट इंसिडेंट किया किसी सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग नेचर का है, कुछ पार्ट लाइट का बाउंस बैक हो गया उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आ रहा था, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें कुछ लॉज हैं, लॉज क्या हैं, जितना एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का होगा उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लिखेंगे बोलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो वैलिड है वो किसके लिए है, अगर मैं इसको बनाऊं, मिटा ही देता हूँ इसको। देखिए अगर मैं मान लेते हूँ ऐसा सरफेस है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, मैं थोड़ा और बढ़िया वाला बना देता हूँ, मान लेता कुछ पैराबोला टाइप का। इस पॉइंट में अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग नेचर का, कहीं पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लाइट आके टकराएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए ये होगा हमारा नॉर्मल। ये बस इस पॉइंट के लिए जहाँ पे आके टकराएगा इसको मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो जहाँ पे पॉइंट उसमें एक हम टेंजेंशियल सरफेस बना लेंगे या टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाइट जो आई, ये लाइट मान लेते हैं ऐसे आ रही है यहाँ पे, जिस आगे टकरा रही है उस पॉइंट में जिसको हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस माना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये जो एंगल यहाँ बनाएगा ये एंगल आई है, तो ये इधर जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा,
रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये वाला क्या होगा हमारा, ग्लैंसिंग एंगल, ये क्या होगा, ये होगा GI और ये GR। तो क्या पता लगाया गया है, ये जो हमारा पता लगाया क्या, ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एक प्लेन बनाएगा, नॉर्मल भी हम उसी में ड्रॉ किए, तो इससे पता चला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर पहला लॉ लिखें, द फर्स्ट लॉ इज व्हाट, पहला लॉ कह रहा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द, ये वैसे हमारा बना हुआ ही है क्योंकि हमने ही नॉर्मल उस प्लेन में ड्रॉ किया, हम नहीं भी कर सकते थे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर आपको सरफेस ना मिले तो क्या करें, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट, आपको बेसिकली पॉइंट याद रखना है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स। ये तीनों कहाँ पे होगा, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में होगा। ये फर्स्ट लॉ हो गया, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात हो गई। दूसरा जो बिल्कुल एकदम ऑब्वियस है, जो आप मेज़र करके भी देख सकते हो प्रैक्टिकली, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये इरेगुलर में वैलिड नहीं, ये हमेशा वैलिड है, क्योंकि ये किसके लिए वैलिड है, उस पॉइंट के लिए। किसके लिए, उस पॉइंट के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा तो वो हमेशा वैलिड होगा। ओके, तो ये बात हो गई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए वैलिड है, उस पॉइंट के लिए, उस पॉइंट में जहाँ पे लाइट आके टकराई। यहाँ पे अगर हम लेंगे तो यहाँ का अलग नॉर्मल होगा, वही है सेम। अगर उसी के पैरेलल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ इंसिडेंस होगा, बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल के साथ जो रे, इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वो अलग होगा, तो नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो भी अलग हो जाएगा। ओके, मिटा दो इसको, ये हमेशा वैलिड है। ये समझ जाइएगा, धीरे धीरे अभी हम करते जाएंगे, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हम एप्लीकेशन एक पढ़ लेते हैं, वो क्या है, वो है हमारा रिफ्लेक्शन बाई अ प्लेन मिरर। क्या टॉपिक होगा, रिफ्लेक्शन बाई अ प्लेन मिरर। मैं जितनी सारी बातें इस पर करूँगा उतनी सारी बातें आपकी किताब में नहीं करी गई है, आप चिंता न करें, मैं आराम से आपको समझा दूँगा। रिफ्लेक्शन बाई अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होगा, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ हो, है ना, मतलब ज़्यादातर जो लाइट है वो अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और उस मिरर के सारे नॉर्मल्स अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। तो बात समझिए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन मिरर है। एक्चुअली आप जो मिरर देखते हैं घर पे वो प्लेन मिरर है ना, जिसमें अपना चेहरा आप देखते हैं, उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। जो आप ऊपर आपको नज़र आता है वो आपका ट्रांसपेरेंट है, एक्चुअली दिखना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा दिखता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में भी आता है। क्या, उसका जो ग्लास है, ग्लास तो आपका मिरर नहीं है ना, ग्लास रिफ्लेक्ट नहीं करता, ग्लास बहुत छोटा सा अमाउंट लाइट का रिफ्लेक्ट करता है। ग्लास के पीछे जो पॉलिश किया हुआ है, दैट वेरी सरफेस इज एक्चुअली अ मिरर। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, ग्लास, ग्लास सेफ्टी के लिए, और ग्लास के पीछे पॉलिश किया हुआ, वहाँ पे कभी गंदगी जा नहीं पाएगी। तो ये जो ग्लास के अंदर इंटर करने के बाद वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट टकरा के वापस हमारी आंखों में आती है, जिसकी वजह से हमें इमेज दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन से हमको तो कुछ और दिखाई, जैसे दीवार वगैरह है, वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन से दिखाई पड़ता है, जो कि बात आप समझेंगे धीरे धीरे। बस आप मेरे वीडियोस देखते जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएं कि यहाँ पे पियर्सन की चीज़ें चलती हैं। और आप चाहें तो हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट नंबर वगैरह गिवन है। अगर आप दूसरे वे से हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे, आप उस नंबर पे, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में, उसमें बात कर सकते हैं। ओके।
तो ये तो बात हो गई हमारे कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन से ही हमारा चैनल ग्रो करता है, ये बोलना ज़रूरी था। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एक मिरर है। तो मिरर जो आप घर पे देखते हैं, प्लेन मिरर जो ड्रेसिंग रूम में, या जो मिरर से आप अपने कंघी करते, मतलब कंघी वगैरह या जो भी ड्रेसिंग आप करते हैं, उस मिरर का इस्तेमाल कर, उसको प्लेन मिरर। वो प्लेन मिरर ऊपर आपने क्या देखा है, ग्लास, ग्लास से पीछे जो पेंट किया हुआ है, दैट वेरी पॉलिश्ड सरफेस इज़ नोन एज एक्चुअली अ मिरर। और कौन सा मिरर है ये, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। अभी हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, मान लेते हैं ये पॉइंट नेचर का है, दैट इज़ बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है। पॉइंट मीन्स ये रिलेटिव बात होती है कि इसके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसका साइज़ इतना छोटा है कि इसको हम पॉइंट मान सकते हैं। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, और ऑब्जेक्ट होता क्या है, जहाँ से जिस पॉइंट से इंसिडेंट रेज आती है या आती हुई लगती है, यहाँ पे एक्चुअल में आएगा। आप याद रखें मिरर का ये वाला पार्ट, देखिए लाइट, याद रहे कि लाइट अभी हम क्या मान चुके हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम रियल पार्ट बोलेंगे। कौन सा पार्ट, रियल पार्ट। क्यों, क्योंकि लाइट यहाँ पे आके इसमें टकराएगी एक्चुअल में, और इस पार तो लाइट जा नहीं सकती। अगर इस पार लाइट हम रखेंगे भी तो इसका सोर्स इस पार ऐसे घूम के तो आ नहीं सकती है ना। तो जो भी इंसिडेंट होगी लाइट, इस पार से लाइट आएगी, ये रियल पार्ट है। और ये जो पार्ट है मिरर के लिए इमेजिनरी पार्ट। याद रहे ये सब मिरर के लिए ऐसा होता है। किसके लिए, मिरर के लिए। ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट या आप कहेंगे वर्चुअल पार्ट। कौन सा पार्ट, वर्चुअल पार्ट। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा रियल पार्ट और एक वर्चुअल पार्ट। रियल पार्ट से हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से दो तरह से हमारी लाइट उस मिरर में पड़ सकती है। या तो ख़ुद वो रोशनी निकाले, या उस पर लाइट आके फिर रिफ्लेक्ट होके फिर किस पे जाए, इस मिरर पे जाए। अभी हम मानेंगे कि ये मोमबत्ती है या कोई टॉर्च है जिससे ख़ुद वो रोशनी निकाल रहा है। अभी रोशनी जो जाएगी, ये रोशनी मान लेते हैं कि नॉर्मली इंसिडेंट करी किस पर, मिरर पर। जब नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तो क्या होगा, आपको तो बात समझ आ रही है, नॉर्मली ये क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। बहुत सारी बातें करनी है कि जो मिरर छोटा हो क्या उसमें पूरा इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। अभी बाद में सब डिस्कस करेंगे। ओके, अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसे लिया, ठीक है, ये हमारा कौन सा, ये दूसरा वाला हमारा इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे हमको ड्रॉ क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू ड्रॉ नॉर्मल हियर। क्या हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे, नॉर्मल। ये नॉर्मल के साथ मान लेते हैं एंगल कितना बनाया, x। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल तो बीच में रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जाएगा। ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये भी एंगल कितना बनाएगा नॉर्मल के साथ, x। ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ओके, तो ये बात हो गई। अब आप देखिएगा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ से रोशनी निकली, ये इंसिडेंट रे है और ये भी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे की जो मुलाकात हो रही है वो किस में हो रही है, रियल पार्ट में। तो इस ऑब्जेक्ट को हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब रियल का मतलब ये मत समझें कि यहाँ पे हम छू रहे हैं, नहीं। यहाँ रियल का मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट रेज की मुलाकात रियल पार्ट में हो रही है तो वो रियल ऑब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे आपको रोशनी के हिसाब से ऑब्जेक्ट समझनी है, समझ रहे हैं। जैसे आप सूरज की बात करें तो सूरज से जो रोशनी निकलती है, सन से जो लाइट निकल के आती है, हमारी आंखों में पहुंचने में इसको टाइम लगता है 500 सेकंड्स। तो वहाँ से जो लाइट हमारी आंखों में आई तो हमको जहाँ पे अभी सन नज़र आ रहा है वो है हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट। इसको हम ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। ऑप्टिकली वो ऑब्जेक्ट है, फिजिकली वो कहीं और चला गया है। ऑप्टिकली जो ऑब्जेक्ट होगा वो वही होगा जहाँ पे लाइट, जहाँ से लाइट हमको आती हुई नज़र आएगी। समझ रहे हैं। तो ये बात आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी। तो ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रियल पार्ट में इंसिडेंट रेज की मुलाकात होती है, और इंसिडेंट रेज की जहाँ पे मुलाकात होती है वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है। याद रखना है, इंसिडेंट रेज की मुलाकात जहाँ पे होती है या होती हुई लगती है वहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। चूँकि रियल पार्ट में मुलाकात हो रही है तो ऑब्जेक्ट कैसा बना, रियल ऑब्जेक्ट। छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें हम लोगों ने, अब ये तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये वाला है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है। दोनों की मुलाकात तो कभी नहीं होने वाली, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा है, मतलब रियल पार्ट में नहीं मिलेगा तो वर्चुअल पार्ट में मिलता हुआ लगेगा। ठीक है, हमें हमेशा सीधे नज़र आती है चीज़, वर्चुअल पार्ट में मिलता हुआ ऐसा लगेगा, यहाँ से आ रहा है मिलके। तो यहाँ पे हमारा बना क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बना। इमेज बना, कैसा इमेज बना, ये इमेज हमारा हो गया, चूँकि वर्चुअल पार्ट में बना तो ये वर्चुअल इमेज बना। तो इससे पता चला
कि हमारा प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन मिरर मिक्स, आपकी किताब में सारी बातें लिखी हुई नहीं है, आपको वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बात करी गई है रियल ऑब्जेक्ट की, लेकिन रियल भी हो सकता है ऑब्जेक्ट और वर्चुअल भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये आप आगे समझेंगे। प्लेन मिरर मिक्स रियल वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। क्या होता है रियल ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट होता क्या है? जहाँ पे इंसिडेंट रेज की मुलाकात होती है या मुलाकात होती हुई लगती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ये पॉइंट नेचर का है, क्योंकि ये रियल पार्ट में मुलाकात कर रहा है इसलिए रियल ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए ये एंगल एक्स एक्स क्यों हुआ? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होता है। अब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आप खुद लिखते जाएं अपनी कॉपी में। ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। ये तो बात है ना, आप समझ रहे हैं? ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करें, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं क्या बना रहा है? कौन सा एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वाला क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा आपस में बराबर होगा। ओके, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ये एक्स एक्स क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्या बोलिए? ये आप खुद समझने की कोशिश करें ड्रॉ करके। ओके, और यहाँ पे कितना लिख रही है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना? 90 डिग्री। अब इस दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखें, ये वाला जो साइड है ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ना, ये साइड दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है, और ये एक्स आपस में बराबर है, और ये 90 डिग्री 90 डिग्री। दैट इज़ दो एंगल्स और एक साइड बराबर है, दो एंगल्स और एक साइड बराबर है। मतलब ये वाला और ये वाला आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? ये आप फिगर में ही समझने की कोशिश करें। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं? ये एक्स बराबर हुआ, ये एक्स बराबर हुआ। इससे पता चला ये वाला बराबर है। क्यों बराबर है? बराबर है, और ये 90-90 है, और ये साइड तो कॉमन है। दो एंगल्स और एक साइड बराबर हो तो वो जो ट्रायंगल होते हैं ना, वो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा, अगर ये डिस्टेंस हमारा d है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? हमारा d होगा। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन object and mirror is equal to normal distance, the distance between mirror and image। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखिएगा? the distance between the object and the mirror, the distance between object and mirror is equal to the distance between image and mirror। किसके केस में? प्लेन मिरर के केस में। और ये प्रूफ हो गया बहुत ही आसानी से। ओके, अब क्या बनेगा? एक तो समझ आ गया कि जो इमेज बनेगा एक वर्चुअल इमेज बनेगा, किसका? रियल ऑब्जेक्ट का। किसका? रियल ऑब्जेक्ट का। इसमें अगर हम इसी को, ये तो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसी को अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना दें तो बहुत सिंपल सी बात होगी। मैं यहाँ पे अलग से बना दे रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या कर दें? एक्सटेंडेड कर दें, रियल ऑब्जेक्ट ही ले रहे हैं। ये कुछ ऐसा है। ओके, अगर हम इसका इमेज बनाने की कोशिश करें तो इमेज कैसे बनेगा? ये एक्चुअली एक्सटेंड, ये रे मत समझिए, ऊपर मुंडी दिखा है, ठीक ना, ये मुंडी है। ये इसका एक पॉइंट है, एक पॉइंट, दो पॉइंट अगर हम कंसीडर करें, कैसे इमेज बनेगा? इमेज ऐसे बनेगा, अगर इसमें एक नॉर्मल हम ड्रॉ करें, ये डी होगा तो ये भी डी होगा। इसको हम अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के बात करें तो ये अगर डिस्टेंस डी है तो ये भी डिस्टेंस हमारा क्या होगा? डी होगा। समझ पा रहे हैं? मतलब सबसे नीचे का, बॉटम का, ठीक है, ये तो मुंडी है और ये बॉटम है। बॉटम का इमेज हमने बना दिया। यहाँ पे इसका ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको हम ए डैश मान लेते हैं। तो ए का इमेज कहाँ बना? ए डैश में। उसी तरह से यहाँ पे कितना डिस्टेंस है? डी, तो इधर भी डिस्टेंस हमारा क्या होगा? बोलिए, डी होगा। तो यहाँ क्या बन गया हमारा? बी का बी डैश बन गया। मतलब मुंडी का ऊपर, मुंडी ऊपर था तो मुंडी ऊपर बना, बॉटम नीचे था तो बॉटम नीचे बना। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो इमेज बना, बीच वाले तो ऑलरेडी ऐसे ही बन जाएंगे ना, दैट इज इमेज बन गया ए बी का ए डैश बी डैश। तो साइज भी हमारा क्या होगा? सेम होगा। साइज ऑफ, समझ रहे हैं ना आप? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज।
जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतना इमेज का साइज़ होगा। लेकिन चूंकि ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम है, जब आप मिरर को देखते हैं तो आप अपने चेहरे को एकदम ऑपोजिट, मतलब ओरिएंटेशन चेंज करके देखते हैं ना, आप ऐसे खड़े हैं और देख उल्टी तरफ से रहें, जिसकी वजह से आपको लैटरली इन्वर्टेड नज़र आता है। तो इमेज कैसा होगा बोलिए? इमेज इज़ लैटरली इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं, समझे? आप जब भी दायां हाथ से खाइएगा तो बायां नज़र आएगा, इस तरह की चीज़ें। इमेज इज़ लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं इसको, लैटरली इन्वर्टेड। लेकिन होता कैसा है, मुंडी ऊपर है तो ऊपर ही रहता है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। इमेज इज़ इरेक्ट। ओके, तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना, डिस्टेंस मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का हुआ डिस्टेंस उतना ही इमेज से हुआ, साइज़ भी सेम हुआ, इमेज लैटरली इन्वर्टेड होगा, इमेज इरेक्ट होगा, मतलब मुंडी अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, तो इसको इरेक्ट कहते हैं। लेकिन चूंकि दायां बायां नज़र आता है, बायां दायां नज़र आता है, इसको हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। ओके, ये जो है ना इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये तो बात हो गई रियल ऑब्जेक्ट्स की। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? मैंने क्या बोला? रेडिएशन से आपको, रेज से आपको समझना है ऑब्जेक्ट होता है, और इंसिडेंट रेज से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, अब अगर मैं बनाऊं, ये हमारे पास मिरर है, मिरर बना दिए हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेना है, लेकिन किधर लेना है? ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा वर्चुअल पार्ट है। कहीं से भी लाइट आ रही है, क्योंकि लाइट टकरा के इसमें आ रही है। अब ये लाइट टकरा के कैसे आ रही है? एक तो ऐसे आई और एक लाइट हमारी ऐसे आ रही है। अब लाइट आप देखिए, ये कहीं पे भी आपको लग रहा है, आप बोलिएगा कैसे होता है? आप धीरे धीरे समझिएगा चीज़ों को। आप वहाँ बैठे हुए रहते हैं ना सैलून में, अब आगे भी मिरर है, पीछे भी मिरर, लाइट टकरा के उस मिरर में, पीछे वाले मिरर में टकरा के फिर आगे में टकराती है, फिर आगे वाला टकरा के पीछे, ये तो टकराती रहती है ना इस तरीके से। इसीलिए आप देखते हैं इन्फिनाइट इमेज बनता है, वो तो आप बाद में समझेंगे नंबर ऑफ़ इमेजेस के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ आ रही है कि ये इस पार नहीं मुलाकात करेगा, तो आपको क्या लग रहा है? इस पार मुलाकात करता हुआ लगेगा। तो जहाँ पे मुलाकात करता हुआ लगेगा वहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो लिख ही दे रहे हैं। लेकिन कैसा नेचर है? वर्चुअल की तरफ है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इमेज बनेगा इसका, कैसे बनेगा इमेज? इमेज बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? ये तो नॉर्मली आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मली वापस हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। और यहाँ पे मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। ये एंगल मान लो x बना रहा है, तो क्या होगा? ये वापस किधर आएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं मुलाकात किया, इत्तेफाक से यहीं पे आके टकराने और बनाना पड़ता मुझे। तो बताइए, इस पार आके मीट कर रहा है, तो जहाँ मीट कर रहा है वो रियल पार्ट मीट कर रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज मुलाकात कर रहा है। इंसिडेंट रेज की मुलाकात से ऑब्जेक्ट बनता है, और रिफ्लेक्टेड रेज की मुलाकात से इमेज बनता है, अगर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ जो इमेज बना है, कैसा इमेज बना? पॉइंट इमेज। क्योंकि रियल में बना, रियल पार्ट में, तो ये रियल बना। तो इससे पता चला वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। तो आप लिख लीजिए इस बात को, प्लेन मिरर मेक्स रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होता है उतना डिस्टेंस इमेज से मिरर का होता है। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस और मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस बराबर होता है, साइज़ दोनों का सेम होता है, दायां बायां नज़र आता है, इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड होता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ इसमें बची। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें रेडियस इसका डिफाइन नहीं है। क्योंकि आप देखिए, ये अगर हम स्फेरिकल लें तो धीरे धीरे इसका अगर कर्वेचर कम करते जाएं तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब इसका रेडियस इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये आप समझेंगे नहीं, पता नहीं, रेडियस अगर पूछा जाए तो बोल दीजिएगा रेडियस नॉट डिफाइंड होता है इसका। ठीक है,
बाद में समझ जाइएगा, चिंता न करें। तो ये सारी बातें हमने प्लेन मिरर की। तो रिफ्लेक्शन को हमने समझने की कोशिश की, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने समझाया कि उस पॉइंट के लिए वैलिड है। उसके बाद इसका एक एग्जांपल दिया प्लेन मिरर में कि किस तरीके से इमेज बनता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की सहायता से। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे लेक्चर को समझे होंगे। अगर आप समझते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।